नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आपको खबर लगी गई होगी क्योंकि आप लगातार जी न्यूज देखते हैं कि उज्जैन में क्या हो रहा है। उज्जैन में आज दूसरे दिन भी हिंसा हो रही है। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की है वहां पर। इससे पहले बजरंग दल के नेता पर जानलेवा हमला भी हुआ वहां। बहस जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल की हिंसा के बाद आज भी माहौल काबू में नहीं किया जा सका। महिलाओं के साथ बदसलूकी की बात भी कही गई है। गुंडे बदमाश खुलेआम कानून को चुनौतियां देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि उज्जैन लगातार दूसरे दिन दंगे की आग में आखिर क्यों झुलस रहा है? क्या कल की हिंसा के बाद पुलिस ने मामले को हल्के में ले लिया था? दंगाइयों पर ऐसी क्या कार्रवाई होगी कि आइंदा शहर न चले? सवाल और भी हैं जिन्हें हम ताल ठोक के अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। उनके पास जाऊं, उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। चलिए, चर्चा शुरू करने से पहले अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में रहेंगे, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य धर्मगुरु की हैसियत से हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक नवीन जिंदल हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे। इसके अलावा शादाब शम्स चेयरमैन हैं आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, वो हमारे साथ आज की डिबेट में रहेंगे। मोहम्मद नफीस अंसारी हैं जो कि MIM के नेता हैं, वो हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा रहेंगे, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा नूर अहमद अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो हमारी डिबेट में रहेंगे आज। और साजिद रशीदी अध्यक्ष AIIA हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आज की डिबेट में रहेंगे। डिबेट की शुरुआत विजय शंकर तिवारी जी के साथ करता हूं। तिवारी जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसकी सरकार है उसी पार्टी का प्रवक्ता आज की डिबेट में नहीं है। सवाल दंगाइयों पर उठाया जाए या सरकार पर? मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों में योगी जी का जो राज्य है उसका मॉडल जो है वो मॉडल काम करता है। और जहाँ पर हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, भुजशाला का विषय है और सरस्वती माता का मंदिर, वहाँ पर हजारों सालों से इसी परंपरा का निर्वहन करने वाला स्थान है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी उसी का अनुसरण सब कर रहे थे। अब सोचने का विषय सारे देश का है, सारे समाज का विषय है कि आखिर इसके बाद भी ये पत्थरबाजी और सब कुछ क्यों हो रहा है। ये उत्तर अब उन लोगों को देना चाहिए। विजय जी, उत्तर कौन देगा? नहीं, किस प्रकार का उत्तर? क्या उत्तर? अरे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हाँ, तो शासन देगा ना, शासन को ही देना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, लेकिन सवाल तो उठा सकते हैं ना। सरकार आपकी है, 2 दिन से वहां हिंसा हो रही है। नहीं, मैंने उठा दिया। ये शासन व्यवस्था का प्रश्न है और शासन से पूछना चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब, सवाल आपसे, क्या इस पूरे जो उज्जैन में 2 दिन से चल रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? महिलाओं के साथ छेड़खानी की बात कही जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है, सरकारी संपत्ति को वहां नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की है, कानून व्यवस्था भी उन्हीं की है। अब तक काबू में नहीं कर पाया किसी दंगाई को कोई भी कानून का डंडा। वजह क्या दिखती है आपको? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अभी आपने बहुत अहम बात ये कही शुरू में कि यहाँ सरकार का प्रवक्ता नहीं है। सरकार का प्रवक्ता होना भी चाहिए। जवाबदेह हर मामले में सरकार है। सरकार विफल क्यों है? सरकार अपनी विफलताओं को दूसरों के दामनों में कब तक छिपाएगी? ये मेरा खास ये सवाल है। दूसरा, चाहे पत्थरबाजी करने वाला कोई हो, गुंडा कोई हो, मवाली कोई हो, जालिम कोई हो, हमने हर दौर में जालिम को जालिम ही कहा है। और आज भी जो भी ये जो गदर करने वाले हैं, ये जो फसाद फैलाने वाले हैं, वो कोई हो,
उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन शिनाख्त ईमानदारी से करनी चाहिए। शिनाख्त मजहब के नाम से नहीं करनी चाहिए। शिनाख्त ये नहीं होनी चाहिए साहब ये फला फला मजहब का है। शिनाख्त ये होनी चाहिए कि जालिम है और ये पत्थरबाज है, इसने 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 गलत किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए बस। अगर शिनाख्त मजहब के नाम से होगी, अगर किसी भी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी किन्हीं नालायक लोगों की वजह से, तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। सरकार विफल है और सरकार ने बहुत हर सूबे में जहां भाजपा की सरकार है, आप देख लें। अभी आप बात कर रहे थे, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। अभी आपने नाम लिया था बजरंग दल का। तो बजरंग दल के लोग उत्तर प्रदेश में आइए, आप कौन सा ऐसा जिला नहीं है, कौन सा ऐसा एरिया नहीं है जहां पर बजरंग दल के लोग मुसलमानों पर हमलावर होते नहीं है। और ऐसा कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? अरे उदाहरण दे सकते हैं? नहीं, आपने हमलावर कह दिया बजरंग दल को, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे उदाहरण तो दीजिए, एक आध दो उदाहरण तो दीजिए इस तरीके की बजरंग दल ने कहां हिंसा की, जहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए हो। अरे जरा मुझे बताइए तो सही अजहरी साहब, आपने कह तो दिया बजरंग दल भी। पत्थरबाजी को तो आप एक तरफ सिर्फ मुसलमानों से जोड़ ही लेते हैं। नहीं, मैंने कहा जोड़ा? अब ये पत्थरबाज कौन है मुझे बताइए, हम नहीं जोड़ रहे, आप बताइए ये कौन है, तस्वीरों में जो दिख रहे हैं कौन है? देखिए इसकी आप सही जांच आप कराइए, तब सामने आ जाएगा कौन है। ये जो भी है उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। टोपी लगा करके कितने आरएसएस और बजरंग दल के लोग अब वही वाली बात हो गई। संभल में कितने लोग ऐसे पकड़े गए जो टोपी लगा करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे? अजहरी साहब, संभल में कितने लोग ऐसे पकड़े गए, बरेली में कितने लोग ऐसे पकड़े गए जो टोपी लगा करके बदनाम कर रहे थे मुसलमानों को? जरा बताइए जल्दी से। फिर आपसे कह रहा हूँ, संभल का मामला आप लाए, हम नहीं लाए। संभल की अगर बात आएगी तो खुल करके कहूंगा, जो जालिम है वो सरकार के साए तले जी रहे हैं, चाहे वो विष्णु शंकर जैन हो, चाहे दूसरे लोग हो, और आप लोग उनका नाम ही नहीं ले पाएंगे। यहाँ बिठा करके इंटरव्यू किया है, नाम लेने की क्या बात कर रहे हैं आप? उनसे भी सवाल पूछिए भाई। और हम और आपसे ज्यादा कानून जानते हैं वो लोग, हम और आपसे ज्यादा कानून जानते हैं, चाहे हरिशंकर जैन हो। मैं मानता हूँ, ठीक है। जज साहब को ही हटा दिया गया, पता नहीं आपको? अभी संभल के ही मामले को लेकर के सब कुछ सामने है, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है नवीन जिंदल साहब, अब साफ तौर पर अजहरी साहब का कहना कि तो जांच का विषय है कि ये जो उज्जैन में दंगाई हैं, ये जो हिंसा फैला रहे हैं, ये वाकई में कट्टरपंथी हैं या टोपी पहन करके बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? टोपी पहन के बदनाम करने की साजिश नहीं, ये तो सब विदित है, सब जानते हैं। ऊंचा पजामा, सर पे टोपी और पत्थरबाजी की घटनाएं पूरे देश के अंदर कौन कर रहा है, ये सब देख रहे हैं। आप जो है अब कहेंगे, आप सिर्फ ऊंचा पजामा और जालीदार टोपी कभी की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे। ये तो गेटअप हुआ ना सर। मेरे सिर्फ ऊंचा पजामा और टोपी, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं करी, नाम भी नहीं लिया, इससे पहले परेशान हो गए ये लोग। अरे सुनो भैया, आप कह रहे हैं बजरंग दल के लोग, कहीं भी कोई भी आपदा हो, विपदा हो, आपको बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सेवा करते हुए मिलेंगे, पत्थरबाजी आगजनी करते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? आगजनी कौन कर रहा है? सब देख रहे हैं, कश्मीर से शुरू हुआ और सब जगह बांटते जा रहे हो आप। एक सोची समझी साजिश चल रही है सनातन को बदनाम करने के लिए। देश का प्रधानमंत्री सनातनी है और देश का प्रधानमंत्री सनातनी के तौर पे अपने धर्म की, अपने मजहब की पूजा करता है, अर्चना करता है, उनको बर्दाश्त नहीं होता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवा पहन करके सबके लिए सामान्य विकास की बात करता है, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। किसने कहा डाइजेस्ट नहीं होता भाई? किसने आपत्ति की? करने के लिए नाना प्रकार के साजिश, ये उसी लिए अभी ये पत्थरबाजी की बात करेंगे, कहेंगे हिंदुओं ने कर दिया। आपने देखा ना संभल में किस तरह से। नवीन जिंदल साहब, मैं ये कह रहा हूं 2 दिन से, नवीन जी 2 दिन से, अच्छा एक बार नवीन जी एक मिनट, मेरा गला वैसे खराब है। अच्छा नवीन जी एक मिनट, अजहरी साहब 1 मिनट। नवीन जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप सवाल सिर्फ दंगाइयों पर उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर नहीं उठा रहे। 2 दिन से वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था किसकी है? सरकार वहां किसकी है? या तो फिर आप ये कहिए कि कट्टरपंथी हावी हो गए कानून व्यवस्था पर।
कट्टर नहीं, कानून व्यवस्था में अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं कहीं दूर नहीं जाता, दिल्ली से शुरू कर लीजिए। आपको याद होगा रामनवमी पर निकले वाले यात्रा के अंदर जुलूस का किस प्रकार से उपद्रवी के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कितने हमले किए, तलवारों से, पत्थरों से, कितने सारे लोगों घायल हो गए उसके अंदर। और नेक्स्ट डे उनकी बेल कराने के लिए, जमानत कराने के लिए जब कपिल सिब्बल जैसे लोग, ये मनु सिंघवी जैसे लोग वहां खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, और सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनता है तो इनको बल मिलता है। आज यही हो रहा है। ये उपद्रवी, जितने उपद्रवी हैं, जगह जगह उपद्रव कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, समाज को बदनाम मान लिया कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये आरोप लगाते हैं सरकार अपना काम करेगी। हो सकता है नवीन जिंदल साहब कोई आपके घर पर 2 दिन तक पत्थर फेंक सकता है क्या? नवीन जिंदल साहब कोई आपके घर पे 2 दिन तक पत्थर फेंक सकता है क्या? ये मैं वही कह रहा हूं, 1-2 दिन तक ये उपद्रवी अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इनको सजा मिलनी है। रुकेंगे नहीं, पता चलेगा आपको कितने लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। ये लोग वही हैं जो सरकार को, समाज को, संघ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। एक वो संस्था जो लगातार पिछले 100 वर्षों से सेवा कर रही है देश के हर नागरिक की, और ये सोच करके नहीं किस जाति का, किस धर्म का है, वो जब आपदा आती है सबकी सेवा करती है। उसको बदनाम करने के लिए एक सोची समझी साजिश इस देश के अंदर चल रही है, उसके अंदर कुछ भगवाधारी और कुछ टोपीधारी लोग लगे हुए हैं, और उनके पीछे कहां से फंडिंग हो रही है सब जानते हैं। ठीक है, साजिद रशीदी साहब को लाता हूं डिबेट में। साजिद रशीदी साहब, जलंधरी भी याद कर लिया करो भाई जलंधरियों को। हाँ, नहीं वो भगवाधारी कह रहे हैं, भगवाधारियों का नाम लिया है। साजिद रशीदी साहब जी, अब कहाँ अजहरी साहब कह रहे हैं कि जांच का विषय है कि टोपी मुसलमानों ने ही पहनी है या कोई मुसलमानों का भेष बना करके आ गया। सवाल ये है कि जब धरपकड़ होती है, जब शिनाख्त होती है, पहचान होती है, तब फिर विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि हमारे समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, अभी मेरे भाई नवीन जिंदल ने एक बात कही कि बजरंग दल तो आपदा में लोगों की सेवा करता है। 25 दिसंबर को जो जगह जगह ईसाइयों के गिरजाघरों में घुसकर उनकी औरतों के साथ अभद्रता, मारपीट, सांता क्लॉज को तोड़ना और उनके साथ गाली गलौज करना, ये भी सेवा है, तो हम सेवा मान लेते हैं। यूपी में ही एक वाकया हुआ, एक लड़की जो है अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी, आपको भी याद होगा। तोड़ी होगी, सेंटा क्लॉज की नहीं, सेंटा क्लॉज की नहीं, सेंटा क्लॉज भी तोड़े हैं। सेंटा क्लॉज तो, अरे सेंटा क्लॉज कैसे कोई तोड़ सकता है? तो मतलब जीवित व्यक्ति सेंटा क्लॉज बनता है। जीवित व्यक्ति नहीं, कुछ मूर्तियां इस तरह की बनी हुई थी सेंटा क्लॉज के तौर पर, जो डेकोरेशन में थी। दूसरी बात, ठीक है, यूपी का एक वाकया याद होगा आपको, एक लड़की जो है अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी, वहां 2 मुस्लिम युवकों को किस तरह से बजरंग दल के लोगों ने पीटा। अगर ये सेवा है तो हम उसको सेवा मान लेते हैं। हरिओम वाल्मीकि को जिस तरह से मारा गया, अगर ये सेवा है तो हम उसको सेवा मान लेते हैं। एनसीआरबी का डाटा है, जिहाद का तो विरोध करेंगे ना साजिद जी। भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अरे मुद्दा माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मत बोलो, लेकिन लव जिहाद का तो नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नाम बदल करके, भेष बदल करके, नवीन जी आपकी बात आ गई, चोला पहन करके, नवीन जी सुनो भाई, आपकी बात आ गई, आप जो इस प्रकार से छेड़ेंगे तो पिटेंगे भी। आपकी बात आ गई। बजरंग दल का नाम किसलिए बदनाम करो? सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये कोई जंगल में खड़ा होकर भाषण नहीं दे रहा हूँ, चैनल पर दे रहा हूं जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, और इसमें सरकारी एजेंसियां भी देखती हैं इसको। तभी बोला, गलत मत बोलो। मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, आपकी तरह जो चाहे नहीं बोलता। दूसरी बात, एनसीआरबी का डाटा है कि मैंने कोई बेचाई नहीं बोला है। अरे फिर आप बोलो, बेशक बोलो, मैंने नहीं बोला। मैंने आपको ये बीमारी है बीच में बोलने की, आपको भाई बीमारी आपको, इसे बीमारी कहते हैं। आप ये मत कहिए कि मैं गलत तरीके से बात कर रहा हूं। अरे चुप रहिए ना, आप पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, और लोग भी बैठे हैं यार, बातें कर रहे हैं। नवीन आप ही अकेले थोड़े बैठे हैं, चुप रहिए आप। मैं आपको काउंटर के लिए मौका दूंगा, चुप रहिए आप, आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। ये कोई तरीका हुआ? अरे आप भाषा पे संयम रखिए, आप चुप। अरे चुप रहिए भाई, भाषा पे संयम रखिए, चुप रहिए भाई। ठीक है नवीन जी, आपका नंबर आएगा, जब नंबर आता है, जब बोल नहीं पाते आप लोग, बीच में घुस जाते हो। एनसीआरबी का डाटा है अनुराग जी, 580 दलितों की हत्या कर दी गई, 42 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। अगर ये सेवा है, हम इसको भी सेवा मान लेते हैं। अगर ये सेवा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए जहां भी हिंसा होती है, सबसे पहले जांच के नाम पर मुसलमानों का नाम आना अनिवार्य है। यकीनी तौर पर मुसलमानों का नाम आता है। क्यों आता है ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जान रहा है इस वक्त में क्यों आता है। ऐसा नहीं कि हिंसा पहले नहीं होती थी, हिंसा पहले भी होती थी, दंगे पहले भी होते थे, और बड़े बड़े दंगे हुए पहले भी कांग्रेस के जमाने में। हम फेवर नहीं कर रहे हैं कांग्रेस का। तो तब नाम आता नहीं था या दबा दिया जाता? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं
बड़े बड़े दंगे होते थे और ऐसे ऐसे दंगे होते थे, मैं आपको नाम गिनवाऊं तो बहुत सारे 55,000 फसादात हुए हैं। लेकिन अब क्या है, अब लोगों ने जो नफरत का कार्ड खेलना शुरू किया है ना, लोगों को डराने का, दहशत फैलाने का, वो बड़ा खतरनाक है। एक आदमी की पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दो, एक सब्जी वाले को पकड़ो और उससे बोलो वंदे मातरम कहो, भारत माता की जय बोलो, और धर्म संसद लगाओ और ये कहो मुसलमानों से लेन देन ना करो, मुसलमानों से कारोबार ना करो, दुकान किराए पर ना दो, दुकान किराए पर ना दो, सब्जी वाला आए तो उसका आधार कार्ड चेक करो। ये जो दहशत की राजनीति आजकल चल रही है, उसके ये बड़ी खतरनाक है। नहीं, उसके बैकग्राउंड में जो थूक जिहाद जिसे कहा जाता है वो भी तो है। उसके बैकग्राउंड में ये भी है कि एक मुसलमान शुद्ध वैष्णव ढाबा खोल के बैठा है नाम छिपा करके। तो अब जब इस तरीके के बैकग्राउंडर्स मौजूद हैं तो फिर एहतियात तो बरती जाएगी। तो ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं, ये एहतियातन उठाए गए कदम है ये कि मुसलमानों को एंट्री मत दो या इनके रेस्टोरेंट्स में ढाबे पर खाना मत खाओ। अनुराग जी, आप बड़े प्रबुद्ध एंकर हैं, आपको ये भी याद होगा कि टॉप 10 जो कंपनी है देश के अंदर, मैं समझ रहा हूं, हाँ। बीफ एक्सपोर्ट की, वो मुसलमान नाम से और हिंदू चला रहे हैं। क्यों नहीं नाम बदलवाया आज तक? बदलवाना चाहिए ना। ये जो लठधारी हैं, ये जो जाकर गरीब लोगों को मारते हैं, जाइए ना एक कंपनी में, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, औकात बता देंगे वो तुम्हें, तुम्हारी औकात क्या है, और सरकारी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी सबसे पहले। तो तुम होते कौन वहां जाने वाले? ये लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं, अमीर लोगों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज जो अपने हाथ में कानून लेने का एक खुलेआम लोगों को जो है वो हो गया है फोबिया, और सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है, ये न मेरे हक में है ना आपके हक में है, ये देश के भी हक में नहीं है। कल को गरीब जैसी स्थिति अगर पैदा हो गई देश में तो उसमें सब लोगों का नुकसान है, बल्कि देश का नुकसान है। इसलिए हम नफरत फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। उज्जैन में जो कुछ भी हो रहा है, हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। अगर मुसलमान वहां मुजरिम है, पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप छोड़ते क्यों हैं, रहम क्यों करते हैं किसी पर? न हिंदू पर रहम कीजिए, न मुसलमान पर रहम कीजिए, फसाद फैलाने वालों को सूली पे लटका दीजिए। बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं आपकी बात, आपके चैनल पे कह रहा हूं, और दावे के साथ कह रहा हूं, हम किसी के साथ नहीं है। स्वागत योग्य बात है। शादाब शम्स मेरे साथ हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। शादाब शम्स साहब, बहुत अच्छी बात साजिद रशीदी साहब ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक्शन नहीं ले रही या उचित समय पर एक्शन नहीं ले रही, दंगाइयों को पत्थर फेंकने दिए जा रहे हैं। यही सवाल सबसे पहला मैंने उठाया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से आपके हाथ में है। 2 दिन से उपद्रवी वहां पर जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, वो पत्थर भी फेंक रहे हैं, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साजिद रशीदी साहब यही कह रहे हैं कि क्यों उनको करने दिया जा रहा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कट्टरपंथी भी हैं, कुछ मुस्लिम भटके हुए नौजवान हैं जो ये कर रहे हैं, तो इनको करने दिया जाए जिससे कि कम्युनिटी को पूरा का पूरा कटघरे में खड़ा किया जा सके? देखिए अनुराग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल किए हो कि करामात किए हो। कमाल कर दिया है। तो आज मैं अजहरी साहब को भी सुन रहा था और मैंने साजिद रशीदी साहब को भी सुना। बड़े प्यार से, किस खूबसूरती से बचाते हुए आपने कहा कि सरकार विफल है। ये विफल है सरकार। वो उत्तर प्रदेश जो दुनिया के क्राइम में नंबर 1 था। मैं उत्तराखंड में रहता हूं। दिल्ली से देहरादून आने में रात को हमारी मां हमें कहती थी जेवर निकाल के गाड़ी में रख लो, पता नहीं कहां लूट हो जाए। वो उत्तर प्रदेश जो लूट का एक ठिकाना हुआ करता था, वो उत्तर प्रदेश जहां आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, जहां आए दिन दंगे होते थे, हर मिनट मर्डर होते थे, पॉलिटिकल मर्डर्स किए जाते थे, लगातार दंगों में मरने वालों के एक इतिहास रचे जाते थे, वहां दंगे बंद हो गए। आप कह रहे हैं सरकार विफल है। ये विफलता है। अगर ये विफलता है तो हम इस विफलता को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, आपने बहुत ईमानदारी से कहा कि कार्रवाई सरकार क्यों नहीं, बहुत कार्रवाई उत्तर प्रदेश की स्थिति बता दी। जब कार्रवाई होती है तब तक आवाज आती है, बड़ी चीख चिल्ला के आवाज निकलती है। बात मध्य प्रदेश की हो रहा है। बात मध्य प्रदेश की हो रही है। आइए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक माहौल बनाते हुए अब आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आइए इनका उत्तराखंड का नाम लेना जरूरी है, पुष्कर सिंह धामी का नाम लेना जरूरी हाँ, क्योंकि आप मानते हैं कि सरकारी चेयरमैन है। हाँ जरूरी है, लेने दीजिए, कोई बात नहीं, नाम लेना भी जरूरी है। लीजिए भाई लीजिए, कोई बात नहीं, कोई ऐतराज नहीं। कहा कि जी ये देश के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है, किसी कीमत पर भी। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश उस कैटेगरी में आता था कि उसका नंबर कहां आता था।
आज तमाम जगह हमने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से हावी है, और जहां नहीं होगा वहां सख्त कार्रवाई करते हुए आपको सरकारें दिखाई देंगी। अगर स्टेट सरकार कहीं कमजोर पड़ेगी तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है। डबल इंजन की सरकार झुंझुना बजाने के लिए थोड़ी है, चिंता मत कीजिए। एक क्रिमिनल को, अरे 2 दिन से क्या बज रहा है उज्जैन में? जब सख्त 2 दिन से क्या बज रहा है? अभी झुंझुना की बात आप कर रहे हैं। नहीं, शादाब शम्स साहब 2 दिन से वहां क्या बज रहा है ये तो बताइए। सरकारी बसें बज रही हैं, पुरजोर फूल चढ़ाएंगे आपकी एक एक बात को। ये जितने उपद्रवी है ना, अभी अजहरी साहब कह रहे थे टोपी पहनकर ये उपद्रव करते हैं। अगर टोपी पहनकर उपद्रव करें, भी टोपी वालों को जब ठुकाई होती है तो चिल्लाते क्यों हैं आप? फिर तो कहिए ये बजरंग दल के लोग हैं आप ही। अब तो आप शनाख्त कर रहे हैं कि टोपी वाले, दाढ़ी वाले ये खुद बजरंग दल वाले हैं या आरएसएस वाले, तो फिर ठुकने दीजिए तबीयत से। आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वीडियो में इसका मतलब आपको भी नजर आ रहा है कि कोई लोग बेवजह खुरापात कर रहे हैं किसी कीमत पर भी, किसी भी मजहब का हो। और मेरे मजहब का हो तो मेरा मजहब तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता कि किसी भी तरह जुल्म का बदला भी जुल्म से दिया जाए। अगर कोई ऐसा कर रहा है उसको डबल सजा मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो दे दीजिए ना उज्जैन के, अरे अभी शाहिद रशीदी साहब ने कहा दीजिए ना सजा। यही तो सवाल है, सजा देने वाले कहां हैं? सजा देने वाले फेल क्यों हो रहे हैं? आप तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, झुंझुना नहीं बजाएगी। अरे जो बजाना है वो दंगाई बजा दे रहे हैं वहां पर जाकर के। आपकी सरकार क्या कर रही है? सवाल तो ये भी है। लेकिन आपने 2 लोगों पर सवाल उठाया, अजहरी साहब पर और रशीदी साहब पर। मैं दोनों को काउंटर, 24 घंटे के अंदर सख्त एक्शन दिखाई देगा। 48 हो चुके, एक्शन शुरू हो गया है, 48 हो चुके। मैं कह रहा हूं एक्शन शुरू हो गया है। टीवी चैनल वालों को अपने कैमरामैन को भेज दीजिए। अब आपको चीख पुकार जो उपद्रवी है शुरू हो जाएगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, किसी कीमत पर भी किसी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। बिना धर्म जाति देखे इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मेरी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है। किसी कीमत पर किसी गलत को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी सही को छेड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, पहले शाहिद रशीदी साहब आप बोलें और उसके बाद अजहरी साहब को काउंटर का मौका देता हूं। शादाब भाई ने एक शेर से शुरू किया, मैं भी शेर से इनका जवाब दे देता हूं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी पिंकी चौधरी जो तलवार बांटने के जुर्म में अंदर गया था, जब छूट गया जमानत पे छूटना, अरे सुन लो भाई, चुप, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल। अंदर किसने किया? बीच में मत बोलो साहब, पूरा भी तो बता। अरे बीच में मत बोलो यार, ये बड़ी ऑर्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कोई भी हो गलत करेगा तो कार्रवाई होगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है, ये क्या तरीका? अब बात रशीदी साहब की बात पूरी हो जाए, सुन तो लीजिए मेरे भाई, थोड़ा शांति तो रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि जमानत पर छूटने के बाद जो उपद्रव हुआ है, जो फूल माला से उसका इस्तेकबाल किया गया है, क्या सरकार ने देखा नहीं? दूसरी बात, उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, तो हमने देखा उत्तराखंड में। अरे सुनो, आतंकवादियों के साथ, अरे चुप हो गए, सुनो यार। होती है, जनाजों में कितने लोग होते हैं, ये दोनों तरफ से है ना। हमारे वाले कौन से कम हैं? चलिए, अपनी गलतियों को तो सुधार लें। सुनिए, जनाजे में शरीक होना संवैधानिक अधिकार है, और इस तरह का उपद्रवी का जो फूल मालाओं से इस्तेमाल होता है, ये संवैधानिक नहीं है। ये बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। आपको पता ही नहीं है। बाइकॉट करना चाहिए, जो चाहे बोलेंगे। नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, ये उलेमाओं को ये कहना चाहिए। अगर कोई आतंकवादी संवैधानिक अधिकार, संविधान में बदलाव करा दीजिए, ये होना चाहिए। अरे संविधान में क्लोज चेंज करा दीजिए ना, संविधान में क्लोज चेंज करा दीजिए। आपको पता नहीं संविधान का? फिर समाज को संदेश क्या देंगे? अगर कोई आतंकवादी भी है तो उसको भी उसके धर्म के अनुसार, अगर ईमानदार है तो कहिए। कोई भी आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। सुनिए, ये होनी चाहिए बात। ज्यादा चीखने से बात अच्छी नहीं बनती, बात में दम होना चाहिए। सुनो, मैं बता रहा हूं, संविधान ये कहता है, संविधान ये कहता है हमारे देश का, अगर कोई आतंकवाद जैसी गतिविधि में लिप्त हो उसको फांसी दी जाए तो उसका जो अंतिम संस्कार होगा उसके विधि विधान के तरीके से होगा। ये संविधान कहता है, आप इसको मना नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम नहीं पढ़ाएंगे, आप संदेश देने के लिए तैयार नहीं, और क्या करेंगे आप? ईमानदारी से हक बोलने के लिए तैयार नहीं, क्या करेंगे आप? कैसे रोकेंगे? हो गया, ठीक है। अजहरी साहब एक काउंटर, फिर नफीस भाई के पास जाता हूं। गणेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दरअसल दुनिया के जालिमों ने नमरूद, फिरौन और हिटलर जैसे तानाशाहों से इबरत हासिल नहीं की। अगर की होती तो आज जुल्म तानाशाही का नामो निशान मिट गया होता। जो आज ये जुल्म को और तानाशाही को उपलब्धियां बता रहे हैं, हैरत की बात है।
मदरसे तोड़ रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं। अरे कोई अच्छा, अरे नहीं अजहरी साहब ये गलत बात मत फैलाइए, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें सब अवैध, जो अवैध है वो टूटेगा, वो जो अवैध है वो टूटेगा। मैं तो कह रहा हूं कोई अवैध मंदिरों से भी तुड़वाइए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अवैध मंदिरों से भी तुड़वाइए, पर ये मत कहिए कि टूट रहे हैं, कि मस्जिदें टूट रही हैं, मज़ारें टूट रही हैं, मदरसे टूट रहे हैं। अरे जो अवैध है वो तोड़ा जा रहा है भाई, और अगर अवैध नहीं है वैध है तो कोर्ट जाइए फिर। अनुराग जी, हाँ, मैं मेरी एक बात सुन लीजिए, 70% पार्कों में मंदिर है अवैध। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं नहीं कह रहा हूँ तोड़िए, बता रहा हूँ। थानों में, तहसीलों में, चौकियों में और बहुत सारी सरकारी जमीनों पे जो मंदिर बनाए हैं वो क्या है बताओ आप? मस्जिद होती, क्या वो बाकी रहते? और जो 5000 मंदिर तोड़े गए मुगल शासन काल में वो क्या थे? अरे अजहरी साहब फिर कहां डिबेट चली जाएगी, फिर उन 5000 मंदिरों का अगर मैं हिसाब आपसे मांगूं कि वो 5000 मंदिर क्या थे जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? फिर तो उसका कोई हिसाब नहीं ना। जवाब दे दूं उसका? मैं जवाब दे दूं? देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पहले 1947 से पहले क्या हुआ था वो आप लोग छोटा बड़ा करके बताते रहिए। आज जो मस्जिद टूट रही है, दरगाहें टूट रही है, खानकाहें टूट रही है, ये दिख रहा है और इतिहास लिखने वाला लिखेगा। साहब अदालत क्यों नहीं जाते आप? अदालत भी नहीं जाते, डिबेट में आकर रोते, अदालत क्यों नहीं जाते आप? क्या इस देश की न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है? अरे भाई, आपने तो बाबरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? गए तो थे अदालत, हाँ गए भी ये अदालत बहुत सारे मामलों। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी सुनवाई कहाँ हो रही है? हमारी सुनवाई कहाँ हो रही है? बाबरी मस्जिद में तारीखी फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए सब कुछ करते हमारे लिए और जगह राम मंदिर को दे दी। हमारी सुनवाई कहाँ है? सवाल पूछ लिया आपने, सुन लिया मैंने, उत्तर तो ले लीजिए अजहरी साहब। मैं ये कह रहा हूं, इस्लाम में क्या किसी आपसे तो उत्तर मांगा ही नहीं किसी के ऊपर जो ईमानदारी से आपकी नहीं है उसके ऊपर मस्जिद बनाकर उसमें नमाज पढ़ने की क्या इजाजत है? अगर कोई व्यक्ति किसी डिस्प्यूट लैंड पर मस्जिद बना रहा है, मंदिर में पूजा की इजाजत है, मंदिर में पूजा की इजाजत है, सही कीजिए, कागजात सही कीजिए, गलत के साथ खड़े मत हो जाइए। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में एक भी, सुनिए, वक्फ बोर्ड में दर्ज एक भी दरगाह को उत्तराखंड में नहीं तोड़ा गया। जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, ये अवैध तरीके से जो दरगाह बनाएंगे, इंक्रोचमेंट करेंगे और किसी उलेमा का दोनों को शांत। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं जरा उनका रुख कर लूं, 2 मिनट उनसे बात करके फिर डिबेट में आता हूं। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, ये जो लगातार 2 दिन से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वहां पर उपद्रव हो रहा है, हिंसा हो रही है, मेरा सवाल है कि सरकार हमारी है और न केवल हमारी है बल्कि डबल इंजन की सरकार है, आखिर क्यों इतने हौसले बुलंद हैं उसके बावजूद दंगाइयों के कि वो 2 दिन से लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, वहां पत्थरबाजी कर रहे हैं, हिंसा का माहौल बनाए हुए हैं? आखिर उनको इतनी दहशत फैलाने की इजाजत डबल इंजन की सरकार में कैसे कानून व्यवस्था ने दे दी? कानून व्यवस्था क्यों मुस्तैद नहीं है? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनकी मानसिकता ही समाज को अस्थिर करने के लिए है, कानून उनकी मानसिकता नहीं बदलती है। और सही बात तो ये है कि जो लोग इनका साथ देते हैं कि आप उपद्रव मचाओ, और उपद्रव मचाने के साथ अगर इनका न दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। सरकार जो अपना काम करती है, सरकार किसी की मानसिकता नहीं बदल सकती है। अगर देश में रह करके और देश को आपने बर्बाद करने की ठान ही लिया है, आपने ये ठान लिया है। मेरी डिबेट में इतने सारे मुस्लिम हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी की भी मंशा देश को बर्बाद करने की है, वरना इस देश में क्यों रह रहे होते हैं? जो उपद्रव फैला, जो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। बर्तन में जो होता है वो आपकी बात नहीं कर रहे। नहीं, बर्तन में जो होता है वो उपद्रव हम सब निंदा कर रहे हैं, लेकिन इनको मुसलमान लग रहे हैं बर्बाद करने वाले। हम सब अरे सुन तो ये है, देखो ये है, अब चोर के दाढ़ी में तिनका अपने आप बिलबिलाने लगे, पूरी बात सुनने को तैयारी नहीं है। भाई साहब बोलिए आप। नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, जो उपद्रव कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज मुसलमान की बात करने लगे। एक बार भी मुसलमान, महाराज जी पैनल में से एक सवाल ये भी आया कि जो उपद्रव कर रहे हैं जरूरी नहीं है मुसलमान हो सकता है कि कुछ हिंदू टोपी पहन करके मुसलमान है। मैं उपद्रवी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है,
मैंने कभी मुसलमान नहीं कहा है। ठीक है। जो लोग ये करते हैं और जो लोग इनके पीछे हैं, चाहे जो हो वो, कौन है पीछे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात और है, इस देश में लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि आप सनातन के विरोध में, मंदिर के विरोध में जो कुछ करो, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जो आपके साथ खड़े हो जाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे इनको बल मिलता है। आजकल उनको हर चीज सनातन के खिलाफ हो जाती है। हर चीज, कोई किसी में लड़ाई हो जाए हिंदू मुसलमान में, क्योंकि सनातन के खिलाफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी की बात ना माने, सनातन के खिलाफ हो गया। धर्म गुरु की बात ना माने, सनातन के खिलाफ हो गया। अरे भाई, सनातन को इतना सस्ता है क्या दिनेश जी? सनातन इतना सस्ता है क्या? इतना कमजोर है क्या? क्या आप जैसे लोगों को अगर कोई बुरा कह दे तो सनातन के खिलाफ हो गया? आप सुन तो लीजिए, बड़ी अजीब बात। मंदिर पे पथराव करना। अरे सनातन एक मजहब है भाई, एक धर्म है भाई, वो इतना कमजोर धर्म नहीं है। मैंने गीताओं को पढ़ा है, मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने रामायण को पढ़ा है, मैंने मनुस्मृति को पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं। मुझे तो आपकी तरह कमजोर नजर नहीं आए वो। आप अगर पढ़े होते तो मुझे तो नहीं कमजोर नजर आया आपकी तरह। आप तो बहुत कमजोर नजर आ रहे हो। जानते ही नहीं है आप, जानते आप तो अपने बचाव में सनातन को ले आते हो। आप जानते होते तो अरे आप अपने बचाव में सनातन को ले आते हो। जब 3 तलाक झगड़ा की बात आपके साथ, बीच में सनातन आ गया कहीं से। आप ही उनसे कम थोड़े हो जो लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तब आप अपने कुरान की बात करते हो। मैं कुरान की बात ही नहीं करता, मैं धर्म की बात ही नहीं करता डिबेट में। महिलाओं मैं धर्म की बात ही नहीं करता डिबेट में। इस तरीके से झगड़ा मेरा मकसद नहीं धर्म की बात ही नहीं करता। गैस मेरे बचे हैं नफीस, और जो धर्म की बात करता है वो बहुत कमजोर होता है, उसके बाद तर्क नहीं होते। मैं राम दिनेश आचार्य जी मैं बात करेगा वो नफीस अंसारी का रुख करता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं महाराज जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप बहुत देरी से जुड़े हैं, मेरा दुर्भाग्य है। नफीस अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग मुस्कान जी। बहुत अफसोस का बात है कि सारे पैनलिस्ट में से किसी ने भी उज्जैन में हो रहे उपद्रव को ठंडा करने की बात नहीं की। सब अपने अपनी बात कर रहे हैं। उज्जैन में जो फसाद इस वक्त मचा हुआ है, उसका जिम्मेदार और सबसे बड़ा सवाल किसी धर्म पर नहीं, बल्कि वहां की सरकार और पुलिस प्रशासन पर खड़ी होती है। 22-23 जनवरी के बीच वीएचपी कार्यकर्ता पर जो 5 लोगों ने हमला किया है, उन हमलावरों को पकड़ने की बात होनी चाहिए। अगर पुलिस पर भरोसा था तो वीएचपी कार्यकर्ता क्यों पुलिस थाने का घेराव किए और इस पूरे धरना को उन्होंने उग्र बना दिया। और अगर इसमें कोई मुसलमान मिला हुआ है तो वीएचपी के लोग और मुसलमानों में से भी जिन लोगों ने भी पथराव किया या फिर आगजनी की है, आप उनको पकड़िए, संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कीजिए। तो ये पूरा सवाल किसी धर्म पर नहीं बल्कि बीजेपी सरकार पर खड़ी होती है। और मेरा यह मानना है कि शायद इन तमाम मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है सरकार, ताकि जो मेन मुद्दे वो भटक जाए। आज से 1 महीने पहले उसी मध्य प्रदेश के इंदौर में 22 लोगों की मौत हो गई गंदा पानी पीने की वजह से, और आज मऊ में भी लोग बीमार पड़ रहे गंदा पानी पीने की वजह से। इन तमाम न्यूज से वो मुद्दा भटक जाए, शायद इसीलिए बीजेपी सरकार दंगा रोकने की जगह दंगा को बढ़ावा दे रही है। कितना देर लगेगा पुलिस को यह बोलने के लिए कि हम आपको खुली छूट देते हैं, दंगाइयों पर काबू पाइए और पूरे मामले को शांत कीजिए। किसने सही किया है, किसने गलत किया है? अरे भाई, फिर आप आ जाएंगे एमआईएम की तरफ से कि मुसलमानों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर ओपन फायर किया जा रहा है। सर बिल्कुल नहीं, आप ये कहने आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम कभी भी सर, हमने आज तक किसी बलात्कारी के समर्थन में रैली नहीं निकाला। ये बीजेपी का काम है जिन्होंने कटुआ के बलात्कार के समर्थन में रैली निकाला। ये तो ये कहते हैं अवार्ड दे रहे थे ओवैसी जी, वो बड़े राष्ट्रभक्तों के समर्थन में अवार्ड निकाल रहे थे ओवैसी जी। देखा हमने, देखा ओवैसी को, देखा तुम्हारे ओवैसी जी को 15 मिनट मांगने वाले को देखा हमने, किसके पक्ष में भाषण दे रहे थे। क्या कमाल की बात करें, छाछ तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें बात करें कमाल कर दिया। अब तक क्या किया है? क्यों सीसीटीवी फुटेज वहां पर नहीं है? क्यों वहां पर पुलिस? अरे करेंगे, चिंता मत करो, अभी एक्शन दिखाई देगा। अभी चिल्लाते घूमोगे, अभी तुम्हारे ही नेता आएंगे अभी हमदर्द बनकर, जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नफीस अंसारी तब दिखाई देगा। लेकिन पुलिस के हाथ किसने बांध के रखे हैं? पूछिए अपनी सरकार से, बीजेपी के सीएम से पूछिए। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि शायद आप लोग डरते हैं सत्ता से, लेकिन हम लोग नहीं डरते। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज मेरे साथ हैं। मुझे दिल्ली दंगा भी याद आ गया। घनेंद्र भारद्वाज की सरकार थी उस वक्त, आम आदमी पार्टी की सरकार, और तब सरकार पर सवाल उठाए गए थे तो घनेंद्र जी सरकार का बचाव करते थे। घनेंद्र जी, अब क्या आप मध्य प्रदेश सरकार का बचाव करेंगे? उज्जैन में जो हो रहा है वहां पर उसको लेकर के, या सरकार पर ही सवाल उठाएंगे?
देखिए अनुराग जी, मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आप और हम रोज दिन इसी बात पे चर्चा करते कि यहाँ दंगा हो गया, यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ गया, यहाँ तो गुटों में लड़ाई हो गई, यहाँ झगड़ा हो गया। और अभी मैं देख रहा था MHA की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2014 के बाद से देश में 5000 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हुए, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद का डाटा है। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद देश में दंगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल अरे दिल्ली में दंगा जब हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी दिल्ली में। सरकार को इन दंगों पे काबू करना चाहिए, इन दंगों को करना चाहिए। अभी ये बार बार कह रहे सनातन, अरे सनातन का सबसे बड़ा विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी, सनातन की सबसे बड़े दुश्मन तो नरेंद्र मोदी है, जो शंकराचार्य जी को पीट रहे हैं, शंकराचार्य जी को शाही स्नान से रोका जा रहा है, शंकराचार्य जी के शिष्यों को मारा जा रहा है। शंकराचार्य पर कल डिबेट कर चुका है, खुद शंकराचार्य मौजूद थे डिबेट। हमने देखा ना भारद्वाज जी, दिल्ली में देखा ना, शाहीन बाग में सनातन के हमदर्दों को देखा हमने दिल्ली में, हमने दिल्ली में देखा सनातन के हमदर्दों को। क्या बताते हैं दिल्ली की राजनीति बताइए ना, पंजाब की देख लीजिए, पंजाब वाली बता दीजिए, दिल्ली वाली आती है तो थोड़ी सी पंजाब वाली बता दीजिए। ठीक है, हिंदुओं के दुश्मन सबसे बड़े, सनातन के दुश्मन, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जी के दुश्मन अगर कोई है, अरे भाई शंकराचार्य कहाँ से आ गए? आप एक दिन पुराने मुद्दे पर क्यों डिबेट में आते हैं भाई? घरेंद्र भारद्वाज जी कल भी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो एक दिन पुराने मुद्दे पर बात कर रहे थे। बी ऑन डिबेट में रहिए। अच्छा, विजय शंकर तिवारी जी को मैंने मौका कम दिया या विजय शंकर तिवारी जी आज बोलने से बच रहे हैं इस मुद्दे पर? जरा मुझे बताइए विजय शंकर जी को, समय खत्म हो रहा है। नहीं, अच्छा अनुराग कहां से आ गई थी आपके पास जब आया था मैं? अनुराग जी बीजेपी की सरकार है। अनुराग जी, ये जिहादी चेहरा एक बार फिर आपको उज्जैन में दिखाई पड़ा है, बार बार दोहराया गया है, हर जगह दिखाई पड़ता है। मुसलमान नहीं, हर हिंदू उत्सव में दिखाई पड़ता है, हर हिंदू पर्व में दिखाई पड़ता है, हर जगह दिखाई पड़ता है, वही आपको उज्जैन में दिखाई पड़ा है। और अब ये और अभी जो बड़े बड़े चेहरे बनाए जाते थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ बोलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि फिल्मी दुनिया ने जो शांति दूत का एक चेहरा बना करके सामने खड़ा किया था, वो कन्हैया, उमेश कोहले, कमलेश तिवारी, ऐसे सैकड़ों और लोग जिहाद, देखिए कोई कुछ भी मिला करके लोग आपको किराए पर नहीं देते। आप जिहादी और कट्टरपंथी तो मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे मोहल्ले में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है तो चोर उचक्के घूम नहीं सकते, चोरी चकारी कर नहीं सकते। लब्बो लोआब कुल मिलाकर के यही है कि सवाल तो कानून व्यवस्था से पूछा जाएगा, सवाल सरकार से भी पूछा जाएगा कि 2 दिन से उज्जैन सुलग रहा है, आप कहां हैं? कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अब होगी। और मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि फिर कार्रवाई जिस पर भी हो, दोषी जो भी हो, उसे स्वीकार किया जाए, चाहे वो फिर किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। फिर कोई विक्टिम कार्ड न खेले कि देखिए भैया हमारे धर्म विशेष पे टारगेट किया जा रहा है। ये दोनों ही बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।